क्या पतंगबाजी को ईमान के किसी मेटाफर के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है? आइए देखते हैं इस एपिसोड में। तो क्या आप तैयार हैं? हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। बाइबल क्या कहती है कि एक नए एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। मेरा नाम रेचल एजाज है और मैं हूं आपकी होस्ट। तो दोस्तों, आपको पता चला कि मुझे कैमरा पे आते आते कितना टाइम लग गया? मैं आपको बताती हूँ। असल में मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रही थी और मैंने देखा कि बसंत का एक प्रोटेस्ट ग्रुप था जिसमें बसंत को दोबारा से लॉन्च करने की बात की जा रही थी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में बसंत 2005 में बैन कर दी गई। ये बसंत के फैंस के लिए बहुत बड़ा शौक था, लेकिन जिन लोगों के साथ बुरा हुआ उनके लिए जस्टिस की बात थी। बसंत पाकिस्तान में, खासतौर पर लाहौर पंजाब में बहुत ही खास त्यौहार है, लेकिन इसे 2005 में सरकारी तौर पर बैन कर दिया गया। इस बैन की वजह लोगों का जुनून था। दोस्तों, इसकी डोर में केमिकल या मेटल वायर यूज की जाती थी जो ना सिर्फ लोगों को जख्मी करती थी बल्कि कई लोगों के लिए मौत का सबब भी बनी, खास तौर पर बाइक राइडर्स के लिए। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल वायर्स और बिजली का निज़ाम भी इससे बहुत अफेक्ट होता था। जब बैन लगाया गया तो लोगों के रिएक्शंस मिक्स थे। कुछ लोगों ने इसे सही फैसला समझकर मान लिया, लेकिन कुछ लोगों ने इसे अपनी तहजीब और सकाफत का हिस्सा समझते हुए इस पर एहतजाज भी किया। लेकिन फिर भी हर साल लोग कानूनी या गैर कानूनी तौर पर इसको मनाते हैं, जिससे ये जाहिर होता है कि ये अभी भी लोगों के दिलों में मौजूद है। ये एक तरह से गलत बात भी है, लेकिन मैं कौन होती हूँ जज करने वाली। मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी तो हम तो बिना परमिशन के पतंगे उड़ाते थे, लेकिन अब जब बड़े हुए तो अपने पेरेंट्स की फिक्र और ये बात अच्छी तरह से समझ आती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि काइट फ्लाइंग की हिस्ट्री दरअसल बसंत से शुरू नहीं हुई, बल्कि इसकी एक तारीखी और तवील हिस्ट्री है, तारीख है, जो हमें बताती है। ये दरअसल एशिया से शुरू हुई, खास तौर पर चाइना से, जहां 200 कबल मसीह तक के निशान मिलते हैं। पहली पतंगे फौज और मजहबी मकासद के लिए इस्तेमाल होती थी, लेकिन बाद में ये एक मशहूर तफरीही मशगला बन गई और साइंसी तजुर्बात में भी किरदार अदा किया। पतंग उड़ाने का पहला लिखा हुआ सबूत कदीम चाइना में 200 कबल मसीह का मिलता है और इसके बाद 13वीं सदी में चाइना से पतंगबाजी कोरिया और एशिया के दूसरे हिस्सों जैसे इंडिया और मिडिल ईस्ट तक पहुंची। 14वीं और 15वीं सदी में पतंगे यूरोप में भी मशहूर होने लगी। 17वीं और 18वीं सदी में यही पतंगे मौसम का जायजा लेने और साइंस के तजुर्बों के लिए इस्तेमाल होने लगी। वर्ल्ड वॉर 1 तक ये पतंगे रेडियो एंटीना और वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होती थी। और आज के दौर की बात की जाए तो पतंग तफरी और मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये काफी हद तक मजहबी त्योहारों में भी इस्तेमाल होती है। ये रवायत एशिया के मुख्तलिफ ममालिक जैसे जापान, कोरिया, इंडोनेशिया और इंडिया तक फैल गई। जहां ये त्यौहार और जंगों में इस्तेमाल होती थी, पाकिस्तान में पतंगबाजी एक पुरानी और रंग बिरंगी रिवायत है, खास तौर पर लाहौर में। हालांकि आखिरी कुछ सालों में हिफाजती तौर पर इस पर पाबंदी लगा दी गई, लेकिन ये त्यौहार अभी भी लोगों के दिलों में जिंदा है। मैंने तो बहुत बातें कर ली, लेकिन आइए जानते हैं कि लोगों का इसके बारे में क्या ख्याल है। और यूं तो फरवरी में पाबंदी लगती है, लेकिन जनवरी के इख्तिताम पे ही पंजाब में पतंग उड़ाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। पतंग के कातिल डोर पंजाब के कराची में भी जानी दुश्मन बन गए। डोर की जद में आकर 3 अफराद जख्मी हो गए। बढ़ते वाकयात में पुलिस ने भी पतंग फरोशी के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। ऐसे में कराची पुलिस पतंग फरोशों के खिलाफ मुतहर्रिक हो गई। गुलशन मेमार से 3 पतंग फरोश गिरफ्तार कर लिए गए। लियाकताबाद में पतंग बेचने वाले 3 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान में खातून भी शामिल हैं। वाह, ये सब बातें सुनकर मुझे वाकई लगता है कि ये त्यौहार अभी भी हमारे दिलों में जिंदा है। लेकिन हमारे दिलों में बहुत सारे सवाल हैं और आपने भी मुझे बहुत सारे सवाल भेजे हैं। तो इन सब बातों का जवाब जानने के लिए और इन सब सवालों को देखने के लिए और परखने के लिए हम कॉल करेंगे अपने भाई को। हेलो इमानुअल भाई, कैसे हैं आप? जी रेचल, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खुदावंद का शुक्र है। भाई, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अच्छा जी, क्या टॉपिक है ये? मुझे लग रहा है कि बड़ा कोई दिलचस्प टॉपिक है। भाई, आज का हमारा टॉपिक है पतंगबाजी, यानी कि काइट फ्लाइंग। वाह जी वाह, ये तो बड़ा मजे का टॉपिक है। तो ये रहा हमारा पहला सवाल।
चलें, ज़रूर ज़रूर, प्लीज़ बताइए। क्या पतंगबाजी को ईमान के किसी मेटाफर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है? कहीं जिक्र तो हमें नहीं मिलता बाइबल में, लेकिन एक तौर से हम कर सकते हैं। वो इस तरह से कि अगर हम देखें कि जो पतंग है जब वो आसमान पर उड़ती है और वो डोर से जुड़ी होती है, तो फिर चाहे तेज़ हवा चले और जैसे मर्ज़ी उसको खींचें, आगे पीछे करें, तो वो ख़तरा नहीं होता, खौफ नहीं होता कि वो कहीं दूर जा गिरेगी, क्योंकि वो अपनी डोर से जुड़ी है। और ऐसे ही जब हम ईमान की डोर से अपने खुदावंद से पैवस्त होते हैं, तो फिर हमें भी आंधियाँ और हवाएं गिराती नहीं हैं, हम बुलंद रहते हैं और खुदावंद से जुड़े रहते हैं। सो इन दिस वे वी कैन टेक इट एज अ मेटाफर फॉर फेथ। बिल्कुल सही कहा आपने। ये रहा हमारा दूसरा सवाल। अगर हम पतंगबाजी को एक रिवायत की तरह देखते हैं, तो क्या हमें ये करते हुए बुरा लगना चाहिए? क्योंकि इसे अक्सर एक हिंदुस्तानी रस्म के तौर पर समझा जाता है। अच्छा जी, मेरा ताल्लुक़ चूँकि गांव से है और थोड़ा इस तरह की जगह से है जहाँ पर ये काम हम खूब करते थे। पतंगबाजी बड़ी होती थी और हम बड़े ज़ोर शोर से करते थे। तो अगर हम इसे तफरीह की निगाह से देखें और इस तौर से करें कि किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे, पूरे तहफ़्फ़ुज़ के साथ और बड़े अच्छे दायरा कार में रह कर करें, तो फिर मेरा ख़्याल है, मैं कहना चाहूँगा कि इसमें कोई इस तरह की बात नहीं कि इसको हम हिंदू रस्म के तौर पर देखें, और दिस इज़ जस्ट एक्टिविटी फॉर फन, दैट्स ऑल। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। ये रहा हमारा अगला सवाल। ओके। अगर पतंग लूटते हुए कोई जख्मी हो जाए, तो इसकी जिम्मेदारी पतंग उड़ाने वाले पर आती है या पतंग लूटने वाले पर? तो मुझे बड़ा ही अच्छा सवाल लगा है। इसमें ये है कि हम कोई इल्ज़ाम तराशी वाला तो नहीं देख रहे, बस खेल है, उसमें चोट लग सकती है किसी भी वजह से। सो दैट्स ऑल। लेकिन एक बात जो मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि हमें बतौर ईमानदार और बतौर अच्छे शहरी ये मुज़ाहरा करना चाहिए कि हम ऐसी एक्टिविटीज़ ना करें और इस तौर से ना करें कि दूसरों को नुकसान पहुँचे। ये मुनासिब बात नहीं है। जैसा कि आप देखें कि उस तरह की जो डोर है जो ख़तरे का बाइस है, जिससे किसी को कट लग सकता है और सॉरी टू से उनकी जान का नुकसान हो सकता है, हमें बिल्कुल उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सम टाइम आपने देखा होगा कि बिजली की जो तारें हैं उन पर भी डोर लगने से, दबाव आने से वो जुड़ जाती हैं और शॉर्ट सर्किट्स होते हैं और नुकसान हो जाता है। बतौर ईमानदार हमें ये भी सामने रखना है कि खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि हमें ऐसी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए या ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं करनी चाहिए जिनसे दूसरों को नुकसान पहुँचे। जी बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं आप। ये रहा हमारा आखिरी सवाल। अगर पतंगबाजी दूसरों के लिए नुकसानदेह है, तो मसीही होते हुए क्या मुझे इससे किनारा करना चाहिए, जबकि हम इसे महफूज तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ जी, अच्छा सवाल है और हमें एक एक्सट्रीम पे तो मेरे ख्याल से नहीं चले जाना चाहिए कि नहीं जी ये बहुत बुरी चीज़ है और इसको बस छोड़ दें। अगर आप इसे तफरीह के लिए एक तहफ़्फ़ुज़ के साथ और सारे सेफ्टी मेजर्स देख के करते हैं और किसी को नुकसान नहीं पहुंचता, तो मेरा नहीं ख्याल इससे किनारा करने की कोई ज़रूरत है। लेकिन अगर आप नाकाम हैं इसको पूरे तहफ़्फ़ुज़ के साथ करने में और आप की वजह से किसी को नुकसान पहुंचता है, तो डेफिनेटली आई थिंक यू शुड स्टॉप डूइंग दिस। थैंक यू। चलिए, सवालात का सिलसिला तो ख़त्म हुआ। भाई आप बताएं, आपका काइट फ्लाइंग के साथ एक्सपीरियंस कैसा है? आपके इस सवाल ने मुझे मेरा अपना बचपन याद करवा दिया है। मैं और मेरा छोटा भाई हम बड़ी पतंगबाजी करते थे और मैं सिर्फ उड़ाता था और उसकी ड्यूटी होती थी कि पतंग लूटनी है। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो मैंने उसे भेजा पतंग लूटने, तो वो किसी की छत पे चढ़ गया। आपको पता है कि गांव में छतें जो है ना वो साथ साथ जुड़ी होती हैं लोगों के घरों की और इतनी पाबंदी भी नहीं होती। तो वो गया और जब उसने पतंग वहाँ से पकड़ ली
तो वापस आने लगा तो सैडली उसने छलांग लगाई और उसके पाँव में जो है ना वो एक बोतल नीचे टूटी हुई पड़ी थी, उसके पाँव में वो लग गई और उसका बड़ा खून बहा और काफ़ी दिन फिर उसका वो ज़ख़म रहा भी। तो अगरचे इससे मेरी बचपन की याद भी ताज़ा हो गई है इस सवाल से। वाह भाई, लेकिन मुझे तो काइट उड़ाने में बहुत मजा आता है। मेरा तो दिल करता है कि कोई ना कोई तरकीब आजमाऊं और छत पर जाकर पतंग उड़ाऊं। मुझे तो बहुत पसंद है। खैर मेरा दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन हर चीज की तरह इसका भी इख्तिताम है। थैंक यू सो मच इमानुअल भाई हमारे सारे सवालों का इतनी अच्छी तरह से जवाब देने के लिए। जी थैंक यू सो मच एक दफ़ा फिर कि आपने मौका दिया, और ये बड़ा अहम टॉपिक था और इस पर सीखने सिखाने की बहुत ज़रूरत है ताकि हमारे लोग और हम खुद महफूज रह सकें। थैंक यू। तो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग था और हमने बहुत अच्छे तरीके से सीखा कि किस तरह ये एक रवायती और फन खेल है, लेकिन एक मसीही होते हुए जिस चीज़ से किसी दूसरे को नुकसान पहुंच रहा है, हमें उससे किस तरह से इज्तनाब करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपने बहुत सारे सवाल भेजने का। अगले एपिसोड में इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और हमसे राब्ता करें। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और गुड बाय।